हम लोगों ने पिछली बार भाव सिद्धि के बारे में पढ़ाया था। उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। अच्छा, कोई डाउट नहीं है किसी के पास? पिछली बार जो पढ़ाया पिछली बार जो मैंने बताया था कि देखो आपके सामने जब भी कोई कुंडली आती है तो प्रश्न आता है। विवाह के लिए भी प्रश्न आ सकता है, संतान के लिए भी प्रश्न आ सकता है, नौकरी के लिए भी प्रश्न आ सकता है। तो ये चीजें तभी होंगी आपके पास जब कुंडली इनके लिए परमिशन देगी, अर्थात पॉजिटिव योग हो इनके लिए, इन कार्यों के लिए। तो जो कार्य है, हर कार्य के लिए एक भाव होता है। उस भाव का स्वामी भी होता है। कार्य का कारक भी होता है, भाव के भी कारक होते हैं। इन सब को देख करके इसके अलावा लगन, लग्नेश, जो लगन की डिग्री होती है वह इम्पोर्टेंट होती है। यह भाव मध्य भी कहलाती है। इस लगन के डिग्री के आसपास जो कोई, माना लगन की डिग्री 18 डिग्री है और कोई अन्य भाव में भी, लगन में नहीं हो रही बात, कोई अन्य भाव में भी 18 डिग्री के आसपास कोई ग्रह हो, जितने भी ग्रह होंगे तो सभी में फल देने की शक्ति होगी। जो कोई ग्रह आसपास जो कोई ग्रह हो तो उनमें फल देने की शक्ति अधिक होती है। माना 18 डिग्री लगन है, कोई जो कोई ग्रह 18 डिग्री के आसपास होगा
तो उसमें फल देने की शक्ति अधिक होगी। एक ये पैरामीटर है। दूसरा जो है कि त्रिकोण तो होता ही है, आप जानते हो, ठीक है? ग्रह जिस भाव में बैठता है, हम उस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप अपना कार्य करवाना चाह रहे हैं, मतलब भावेश। यदि विवाह की बात हो रही है तो आप सप्तमेश के बारे में बात कर रहे हैं, हम संतान के बारे में बात हो रही है तो हम पंचमेश के बारे में, वह भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि वो ग्रह त्रिकोण शुभ है, 10 जो भी दसमेश त्रिकोण में बैठेगा शुभ होगा। पंचमेश संतान की बात है, त्रिकोण में बैठा हुआ तो और ज्यादा शुभ है। उसके बाद नंबर आता है केंद्र का। और यदि विवाह की बात है तो यदि वो किसी का त्रिकोण के साथ संबंध है या वहां बैठा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छा है। जो तीसरे नंबर है, जैसे ये तो हमने ए कर दिया, ये बी कर दिया कि ग्रह किस बात में, तीसरा ग्रह की अवस्था। अब खुद एक बात बताइए, आपके पास 4 एम्प्लॉइज हैं। अब एक बात बताइए, एक कार्य के लिए 10 साल का बच्चा जा रहा है, दूसरे कार्य के लिए 18 साल का, तीसरे के लिए 25 साल का बच्चा, चौथे कार्य के लिए 55 साल का बच्चा और पांचवें काम के लिए 70 साल का। कौन सबसे बेहतरी से काम करेगा आप बताइए? 25 साल। 25 साल ऐसा है कि मैच्योरिटी भी आ जाता है, जवान भी होता है, उसके पास शक्ति 18 से ज्यादा अच्छी रहेगी। ऐसे हाँ ही जी। हमारे पास जो ग्रहों की अवस्था है, आपने जूनियर अलंकार में पढ़ा होगा कि एक तो दीप्त अवस्था होती है, ठीक है? जब कोई ग्रह उच्च में हो, ये सबसे अच्छी बेस्ट अवस्था है। माना किसी का संतान से रिलेटेड प्रश्न है और पंचमेश उच्च में हो, तो दीप्त अवस्था में आ गया और ऊपर से ये बी वाला रूल भी लग जाए उसमें। ये तो सी वाला रूल है ना, मैं सी में करा रहा हूं। बी वाला रूल भी लग जाए कि उच्च होकर के वो त्रिकोण में हो जाए, तो और पॉजिटिवनेस आ गई उसमें। सिर्फ उच्च से नहीं देखना आपको, आपको ये देखना है कि वो यदि उच्च में है तो फिर उच्च का होकर क्या, 8वें भाव में, 6ठे भाव में, केंद्र में है, त्रिकोण में, कहां पर है। और तीसरा चीज जो मैंने रूल ए में लिखाया है कि यदि वो लगन की डिग्री के आसपास भी हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से उस ग्रह की शक्ति को आप पहचान सकते हैं। तो आपको ग्रह की अवस्था पर भी पढ़ा होगा आपने, स्वस्थ, क्योंकि अब मैंने प्रेडिक्शन के भी कुछ क्लासेज लेनी है आपसे, इसीलिए मैं वो ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे वहां ज्यादा मेहनत न करना पड़े। स्वस्थ में हो गया जब अपनी राशि में हो, ये दीप से थोड़ा सा कम है। फिर प्रमुदित हो गया थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पर नाम थोड़ा सा अलग चेंज, ये आएगा अधिमित्र, जो पंचदा मैत्री में अधिमित्र होता है।
अब एक आता है शांत, जो मित्र की राशि में। फिर दीन जो होता है, जो सम राशि में हो। ये पंचदा मैत्री में होता है। और दुखी, ग्रह की दुखी अवस्था होगी जो शत्रु राशि में हो। विकल, वो ग्रह की अवस्था है जो ग्रह जब पाप ग्रह के साथ हो। और विकल, वैसे देखा जाए तो और जगह तो मैं अवस्था करके छोड़ देता हूँ, पर मैंने देखा आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा है। आप लोगों ने जूनियर अलंकार प्रॉपर नहीं किया ना। पाप ग्रह की राशि में, यहाँ पर पाप ग्रह साथ नहीं है, लेकिन पाप ग्रह की राशि होती है मंगल की, शनि की। और एक हो जाता है जिसको कॉपी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। और खल पाप ग्रह की राशि होती है, ग्रह युद्ध में भी बोल सकते हैं, या अलग अलग, थोड़ा नोमेनक्लेचर अलग अलग है। और सूर्य अस्त से भी हो सकता है। ये थोड़ा बुरी पोजीशन है, कुछ लोग इसको कॉपी भी बोलते हैं, इस सूर्यास्त को कॉपी भी हो जाता है, वो अलग अलग है। पर आपको, और ये प्रमुदित को मुदित अवस्था भी बोल देते हैं। ये इसको प्रमुदित को मुदित भी लिखते हैं कई जगह। ठीक है। और खल जो हो जाता है, मतलब वही हो जाता है, ग्रह युद्ध में होगा, अस्त हो गया, ये सब चीजें हो जाती हैं इसमें। तो देखो, ये जो है, ये ग्रह की अवस्था, यहाँ पर अभी तक हम लोग दशा में नहीं आए, लेकिन ये सब चीज आपका जो कुंडली है उस पे डिपेंड करता है। फिर डी पोजीशन है वर्गोत्तम। अब देखिए, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में एक ही राशि, तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। तो मतलब वर्गोत्तम ग्रह शक्तिशाली माना जाता है। और बाकी तो फैक्टर होते ही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्गोत्तम हो गया तो वो रिजल्ट दे देगा। फिर एक होता है पुष्कर निवास। ये बहुत अच्छा माना जाता है। पुष्कर निवास सुना होगा, सुना है कि पहली बार सुन रहे हो आप लोग? देखिए, हमारे पास अग्नि तत्व राशि होती है, पृथ्वी तत्व राशि होती है। ये नॉर्मली मैं आयु में पढ़ाता हूँ, आचार्य में। और वायु तत्व राशि होती है, जल तत्व राशि रहते हैं। तो देखो, जब कोई ग्रह है
D9 में तुला और धनु राशि में चले जाए और इन दोनों में जब कोई ग्रह वृष और मीन राशि में चली जाए D9 में, और इसमें जब कोई ग्रह D9 में कर्क या आएगा, यहाँ पर ये आएगा या कन्या राशि में, तो नॉर्मली किसी भी पोजीशन में हो, यदि वो अग्नि तत्व राशि कौन सी है, मेष, सिंह, ये राशियां हमारी ये हैं, इनको याद कर लेना। जब कोई भी ग्रह ऐसी पोजीशन में हो, ऐसी डिग्री में हो, मेष सिंह धनु में, कि D9 में वो तुला राशि में जा रहा हो और धनु राशि में जा रहा हो, तो वो पुष्कर नवांश में बैठा ग्रह माना जाएगा और वो शुभ फल माना जाता है। बाकी जी ये दोनों है, पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशि, ये यहां पर वृष और मीन में चला जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों गुरु एंड शुक्र की राशि हैं। अब याद कैसे करोगे, मेष सिंह धनु में जो गुरु एंड शुक्र की विषम राशि है उसको याद कर लेना, और जो वृष कन्या मकर पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशि है उसको याद कर लेना, गुरु एंड शुक्र की इवन राशि, सम राशि, आपको याद हो जाएगा। और जो बाकी बचा है उसमें चंद्रमा और बुध की। मिथुन क्यों नहीं, मिथुन आप जानते हो कि ये उग्र राशि है। कोई ग्रह 7वें नवांश में होगा तभी तुला में जाएगा, मेष सिंह धनु में यदि 7वें नवांश में होगा तभी धनु में जाएगा, सॉरी तुला में जाएगा, और जब 9वें नवांश में होगा तभी वो धनु में जाएगा, क्योंकि मेष सिंह धनु की काउंटिंग मेष से होती है। ये मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, जिन लोगों ने मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ी थी। वृष कन्या मकर की काउंटिंग मकर से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आप देख लेना कि कौन से उसमें जाएगा। 5वें नवांश में होगा तो वृष में जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना होगा, और जब तीसरे नवांश में होगा तो मीन में जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम पुष्कर नवांश में बैठे हुए ग्रह हो जाते हैं। अब दूसरा, गोचरस्थ और अगोचरस्थ ग्रह भी होते हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इन पे टिप्पणी लिखने के लिए आती है। नॉर्मली गोचरस्थ का मतलब है केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह। अस्त न हो, और यहां पर या तो उच्च के हों, या मूल त्रिकोण में हो, या फिर स्वराशि में हो, केंद्र त्रिकोण में अस्त न हो। ठीक है, उनमें
पापी ग्रहों के साथ ना हो। और अगोचरस्थ ग्रह कहते हैं जो 6, 8, 12 भाव में हो, पापी ग्रहों के साथ हो। तो आप समझ जाएंगे कि जो 6, 8, 12 से जिनका संबंध होगा, पापी ग्रहों से संबंध रहेगा, जो उच्च मूल स्वराशि में नहीं होंगे, तो जो भी शांत मैंने अभी लिखाया है अवस्था, उससे नीचे वाले यदि अवस्था है तो वो अगोचरस्थ ग्रह हो गए। जी, अब एक और टॉपिक आता है इसमें कि भाव, ग्रह, भाव और जो ग्रह के कारकत्व में संबंध, ये भी देखना होता है। अब ये बताओ, जो ग्रह जिस चीज का कारक है, यदि वह ग्रह उसी भाव से संबंध बना ले, तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भाव में शक्ति आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जैसे शुक्र विवाह का कारक है, वो सप्तम से संबंध बना ले। गुरु संतान का कारक है, वो पंचम से संबंध बना ले, तो वो चीज तो मिलनी है। अब तीसरी बात क्या हो जाती है, वर्गों में ग्रह की अवस्था। देखो, ये कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं हम सभी ग्रह की बात नहीं कर रहे। किसी ने क्वेश्चन बोला संतान के बारे में, तो हम पंचमेश की बात कर रहे हैं। किसी ने विवाह के बारे में बोला है, तो हम सप्तमेश के बारे में बात कर रहे हैं। और किसी ने नौकरी के बारे में बात करी है, तो हम दशमेश ग्रह के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो जो संबंधित वर्ग में यदि ग्रह अच्छा हो रहा हो, ठीक है, तो अच्छा फल मिलता है। अब एक बात बताओ, किसी की संतान के बारे में बात है, D1 में वो नीच राशि में चला गया, पंचमेश। लेकिन संतान क्या सिर्फ हम D1 से देखते हैं? D9 में वो सपोज ना सम राशि में चला गया, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन यदि D7 में वो पंचमेश अपने जाकर के अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, तो वो जो D1 में नीच हुआ, D9 में सम राशि में गया, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पंचम भाव है, क्या वो सिर्फ इसी के लिए है? संतान के लिए? पढ़ाई भी तो है, शेयर मार्केट के लिए भी तो है, प्रेम के लिए भी तो है, प्रणय संबंधों के लिए भी तो है, रचनात्मक के लिए भी तो है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये पंचमेश नीच के लिए गया,
तो क्यों गया? आप D24 में जाकर देखिए एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। माना वो वहाँ नीच में चला गया, D1 में भी नीच चला गया, तो आपको समझ जाना चाहिए, इसको संतान के लिए नीच में नहीं हुआ, वो पढ़ाई के लिए नीच में हुआ। तो पढ़ाई से रिलेटेड इस आदमी को दिक्कत आएगी। जब कभी भी किसी भी, इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्ग कुंडली से देख लो। यदि D1 में कोई ग्रह उच्च का है तो ये नहीं है कि उसके सारे भाव में अच्छे रहेंगे। यदि विवाह की बात है, सप्तमेश यदि D1 में उच्च का है तो जरूरी नहीं कि विवाह ठीक हो जाए। यदि वो D9 में नीच का चला गया और D10 में वो अच्छी पोजीशन पे चला जाए, तो क्योंकि तो आप ये बोलेंगे शादी तो इसकी ठीक नहीं रहेगी, परंतु क्योंकि D10 में उच्च का है तो उस भाव से हम साझेदारी भी देखते हैं, डी सप्तम भाव से, तो साझेदारी के साथ तो इसका अच्छा रहेगा। तो ऐसे आपने देखना है, क्योंकि एक भाव में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन भावों का पर्टिकुलर वर्ग कुंडली में क्या स्थिति है, उसको देख करके आप ये चीज डिसाइड करोगे। तो संबंधित वर्ग में बाकी से क्या मतलब है? यदि किसी ने बोला मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, आप तो D9 ही देखोगे ना। किसी ने बोला मेरी संतान होगी कि नहीं होगी, दिक्कत क्या हो रहा? आपको बाकी से क्या मतलब है, D10 या बाकी से D12 से? आप तो सीधा D7 देखोगे, थोड़ा बहुत D9 देख लोगे। D7 में बहुत अच्छी पोजीशन में, तो बाकी चीजों को तो काफी कुछ इग्नोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके उसको संतान मिल ही जाएगी। अब इस इतना सब चीज ही देखना होता है हमें कुंडली के लिए। उसके बाद जो आता है दशा, इसके बाद दशा का रोल। अब दशाएं भी बहुत होती हैं, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है और प्राण दशा होती है। अल्टीमेटली ज्यादा इम्पोर्टेंट यहीं तक होता है। विषोत्तरी में संबंधों पर आधारित होती है। अब आप देखो, माना महादशा चल रही है और अंतरदशा ए ग्रह की है, दोनों आपस में 3-11 की स्थिति या 9-5 की स्थिति तो अच्छी है, शुभ फल। अब इसी ग्रह की महादशा है और अंतरदशा बी ग्रह की होगी, माना ये 6-8 की स्थिति है, तो अब दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, अब दिक्कतों का मतलब क्या है? अब एक इसके बाद अंतरदशा सी की है और ये भी
6-8 की स्थिति में है। इसमें भी दिक्कत। अब ये दिक्कतों की बात है, तो आप ये देखिए कि यदि बी अपने उच्च राशि में है और सी ग्रह अपने नीच और शत्रु राशि में है, तो यहां पर थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। और यहां पर ज्यादा दिक्कत आएगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 6-8 की स्थिति में ही दिक्कतें आएंगी। अल्टीमेटली महादशा और अंतर्दशा आपस में क्या वो मित्र हैं? एक चीज वो भी डिपेंड करेगा। और क्या नीच शत्रु सी नीच राशि में स्थित है? फिर क्या आपस में दोस्त हैं या शत्रु? यदि आपस में शत्रु हैं और ये सी ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो और ज्यादा दिक्कत। यदि आपस में मित्र में है लेकिन सी यदि शत्रु में राशि में बैठा है तो उससे थोड़ा कम दिक्कत। तो ऐसी कंडीशंस आप समझ गए मेरी बात जो है। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बताइए। तो उसके अनुसार आपको ये देखना पड़ता है। अब किस कार्य में आएगा? तो आपको इनकी पर्टिकुलर वर्ग कुंडली में भी देखना है कि महादशा और अंतरदशा वर्ग कुंडली में भी क्या 6-8 स्थिति में है? क्या वर्ग कुंडली में भी नीच शत्रु राशि में है? तो उस कार्य का रिजल्ट उस पर्टिकुलर वहां से आप देख सकते हैं वर्ग कुंडली से। क्योंकि D1 कुंडली में हर एक भाव के तो बहुत सारे कारकत्व हैं। लेकिन ये जो 6-8 की स्थिति बनी है और नीच शत्रु राशि में है, तो ये किस कार्य की हानि करेगा और किस में नहीं करेगा? पता चला कि एक का एजुकेशन है और D7 एक आदमी की शादी होगी, वो पढ़ाई भी कर रहा। महादशा और अंतरदशा है, अंतरदशा है। और D1 कुंडली में ये 6-8 की स्थिति में। अब एजुकेशन में माना यहां पर भी ये 6-8 की स्थिति में आ गए और यहां पर अंतरदशा नीच और पापी ग्रह के साथ आ गई, नीच राशि में और पापी ग्रह के साथ। और वहीं पर आप देखिए कि जो वो पंचमेश है D1 का, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए भी है, D7 संतान के लिए भी है, और D7 में माना वो उच्च का उच्च राशि में चला गया और दोनों के बीच 3-11 का संबंध बन गया यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर 6-8 की स्थिति है लेकिन D7 में स्थिति सुधर गई। तो संतान हो जाएगी उसकी लेकिन एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो D1 से ही नहीं देखना, पर्टिकुलर वर्ग कुंडली में भी जो D1 की स्थिति है, जो दो महादशा और अंतरदशा, यदि वो आपके पास आता है, अरे मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरी शादी हो गई और संतान भी होगी कि नहीं, मैं चाहता हूँ संतान भी हो जाए, तो आप उसकी D7 भी देखोगे, D24 भी देखोगे, उसके अनुसार वहां पर क्या स्थिति है, जो महादशा और अंतरदशा चल रही है उसके अनुसार आप उनको इतना हिंट दे सकते हो। हाँ भाई, संतान तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा एजुकेशन में ध्यान देना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पर उसको नॉर्मली और बच्चे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको 12 घंटे कर लेगा तब एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि कर्म से डेस्टिनी चेंज हो जाती है। संतान के लिए उसको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, सीधा संतानों के बगैर ट्रीटमेंट किए हुए। ये वर्क कुंडली का रिजल्ट है। ये जो मैंने पढ़ा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो बताइए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए? देखो, दशानाथ का आपसी संबंध और दशानाथों के लग्नेश से संबंध फलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लग्नेश, दशमेश तथा उच्च के ग्रहों की दशा सामान्यतः शुभ होती है। यदि चल रही दशाओं में आपसी संबंध महत्वपूर्ण हो तो बहुत शुभ फल मिलता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद गोचर इंपॉर्टेंट है। गोचर के फल देने वाले चार चार स्रोत होते हैं। लग्नेश, उन भावों के स्वामी जिनका फल से संबंध है। लग्नेश भी गोचर में अच्छा है, माना किसी का संतान का प्रश्न है, लग्नेश गोचर में अच्छा है और पंचमेश अच्छा नहीं है तो लग्नेश भी दे जाएगा। यदि लग्नेश अच्छी जगह गोचर नहीं कर पा रहा है लेकिन पंचमेश अच्छी जगह गोचर कर रहा है तो संतान दे देगा। ऐसी और भी जिन भावों से रिलेटेड आपको फल चाहिए। दशाओं के स्वामी, जरूरी थोड़ी दशा लग्नेश की हो या पंचम भाव की पंचमेश की हो सकता है तृतीय भाव की भी दशा हो, तृतीयेश की भी दशा हो, नवमेश की भी दशा हो। तो फल देने के लिए दशाओं के स्वामी का भी गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और घटना विशेष का कारक, अब माना बृहस्पति 10वें से आपको संतान के बारे में बात करनी, लग्नेश भी अच्छी जगह गोचर नहीं कर रहा, पंचमेश भी अच्छी जगह गोचर नहीं कर रहा है, दशा भी बहुत अच्छी पॉजिटिव में है, ठीक है, अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन यदि बृहस्पति संतान का कारक है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा हो, गोचर कर रहा हो सकता है अपने पुष्कर नवास में भी गोचर कर रहा हो, D1 में भी अच्छी जगह है और ऐसी डिग्री में गोचर कर रहा हो कि वो जब D9 बनाएंगे उसका तो वो भी पुष्कर नवास में चला जाएगा, तो ऐसे में भी संतान हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है। और यदि मैंने ये जो चार चीज बताई इनमें से 2 या 3 अच्छी जगह हो जाएं तो ये क्या करेंगे, इन चार में से 2 भी अच्छी जगह हो गए तो वो उस पर्टिकुलर जो फल आपको चाहिए उस भाव को झकझोर देंगे और बोलेंगे फल दो, तो फल प्राप्ति की काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फल के लिए भावों तथा दशाओं के स्वामी के कारक और कारकत्व की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगन का ये एग्जाम में फलित में भी आता है। लगन का कारक कौन है? सूर्य। द्वितीय भाव का कारक कौन है? गुरु। ये द्वितीय भाव का कारक गुरु है, फाइनेंस का भी कारक गुरु है, पर उससे मत रिलेट करिए। तृतीय भाव का कारक मंगल है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है, लेकिन जब चतुर्थ भाव से हम माता को देखते हैं तब चंद्रमा बनेगा, लेकिन व्हीकल की बात करेंगे, गाड़ी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो शुक्र हो जाएगा, लेकिन पूरे भाव का कारकत्व तो चंद्रमा है। और भूमि की बात करेंगे तो मंगल हो जाएगा। षष्ठ भाव का मंगल है, सप्तम भाव का शुक्र है, अष्टम का शनि है, नवम का गुरु है, दसम का बुध है, एकादश का गुरु है, द्वादश का शनि है। ये भाव के कारकत्व है। इनका संतान विवाह उनसे रिलेट नहीं करना, वो अलग मैटर है। ये भावों के स्वामी है, टेक केयर टेकर जिसको बोलते हैं। जो फल दीपिका के राइटर थे मंत्रेश्वर जी, उन्होंने लिखी थी
एक चिंता अध्याय में लिखा है, उन्होंने बोला है कि जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव से हम एजुकेशन भी देखते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन के लिए यदि आप चतुर्थ भाव देख रहे हैं, तब वहां का कारक बुध लेना है, वो नहीं लेना चंद्रमा। अब बीमारी या दूसरी चीजों के लिए छठा भाव है, तो वहां पर पराक्रम, लड़ाई झगड़े के लिए तो मंगल होता है, लेकिन बीमारी और दूसरी चीजों को देखना तो शनि देखना। नवम भाव बृहस्पति होता है, गुरु के लिए होता है, लेकिन पिता के लिए देखना है तो सूर्य। 10वें भाव में हमने बुध लिखा है, लेकिन वहां के सूर्य भी है, बृहस्पति भी है और शनि भी है। देखिए, हमारा जो भी रोजगार होता है, वो रोजगार किस पे डिपेंड करता है? आप टीचर हैं तो आपको क्या पढ़ाना आता है? आप सैनिक हैं तो क्या लड़ना आता है? इंजीनियर है तो क्या आपको जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है वो करना आता है? पेंटर है तो पेंटर करना आता है। बुद्धि तो एक ही होती है। पेंटर को भी बुद्धि चाहिए, इंजीनियर को भी बुद्धि चाहिए, हर चीज के लिए बुद्धि चाहिए। इसीलिए प्रोफेशन बगैर बुद्धि का कर ही नहीं सकता। मंद बुद्धि वाला क्या प्रोफेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बुध इसीलिए वहां का कारकत्व आ गया। लेकिन जैसे एडमिन पोस्ट है, आईएएस है, बाकी चीजें हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई यदि आदमी जाना चाहता है, तब दसम भाव में बुध के साथ साथ सूर्य को भी हम लेंगे। टीचिंग के लिए जाना चाहता है, पुरोहित का काम करना चाहता है, तब बृहस्पति को लेंगे हम, बुध एंड बृहस्पति। यदि किसी को कुछ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या शनि से रिलेटेड काम, छोटे मोटे दूसरी चीजें, प्लम्बर ही है चाहे कोई भी, बुद्धि तो चाहिए ही ना डायग्नोसिस के लिए, तब उसको शनि चाहिए, उसको सूर्य और बृहस्पति की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से कुंडली का आपने भावों का विचार करना है। तो उनका ये कहना है कि धन के लिए द्वितीय भाव होगा। उसके अलावा वहां द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसका भी ध्यान देना है, और उसका बृहस्पति उस भाव का कारक है, क्योंकि वो भाव धन का है, वहां का कारक बृहस्पति है। इस प्रकार से तीन तो इंपॉर्टेंट ग्रह हो गए, द्वितीय भाव बृहस्पति। यदि पंचम की बात करें, संतान से बारे में क्वेश्चन है, पंचम भाव हो गया, पंचमेश हो गया, अकारक बृहस्पति होगा वहां के लिए। तीन तो इसेंशियल हो गए। माना वहां पर मंगल भी बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो फिर मंगल भी आ गया। अब इनका ये कहना है, जैसे यहां पर धन के बारे में, कि यदि द्वितीय और द्वितीय भाव बली हो गया और कारक बृहस्पति अच्छा ना हो, तो धन आने में थोड़ा कमी तो होगी ही। ऐसी पंचम पंचमेश अच्छा है, कारक बृहस्पति अच्छा ना, तो संतान होने में थोड़ा डिले, थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आप वर्क कुंडली भी देखनी पड़ेगी आपको। अब इनका ये कहना है कि गोचर के ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लिए दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे फल प्रभावित होगा। गोचर का ग्रह जब भाव मध्य में आएंगे, तब वो फल देने में सबसे ज्यादा समर्थ होंगे। गोचर तो आप जानते ही हैं कि लगातार चलने वाला ग्रह, प्रत्येक भाव में वह अंश
जो लगन का है उस भाव का भाव मध्य कहा जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। लगन यदि 18 डिग्री का है तो पंचम भाव का भाव मध्य कैलकुलेट आप उतना नहीं कर सकते, परंतु ये मानकर चलें कि 18 डिग्री के आसपास मान लें। दूसरा, गोचर का ग्रह भाव मध्य के जितना करीब रहेगा, फल मिलने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। अर्थात गोचर के ग्रह जब भाव मध्य में पहुंचेंगे तो भाव को झकझोर करके जगा देंगे और वहां से फल निकालने की कोशिश करेंगे। तथा जब किसी ग्रह की डिग्रियों के पास पहुंचेंगे तो उस ग्रह से संबंधित फलों को दिलवाने में सहायता होंगे। लेकिन गोचर तभी रिजल्ट देगा, कुंडली के अंदर वो योग होने चाहिए और दशा भी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई थी। गोचर के ग्रह और जन्म कुंडली के ग्रह जब एक ही निवास में आ जाए तो फल प्राप्ति की संभावना बली हो जाती है। मतलब D1 में जैसे बृहस्पति गोचर कर रहा है और D9 में वो बृहस्पति और जन्म कुंडली का पंचमेश D9 में युति में होंगे तो संतान अपने आप, मतलब जिस भी भाव का स्वामी उस पर्टिकुलर कारक के साथ या उस गोचर का, चाहे वो कारक न भी हो, वो आ गया और वो पॉजिटिव ग्रह है, तब भी उतनी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो गोचर के लिए किन किन मूल बातों को आधार मान करके विवेचना करने चाहिए था? जब लगन का आधार, सिर्फ विवेचना जो है लगन के आधार पर नहीं करना चाहिए, जिस कार्य से संबंधित भाव की विवेचना आप करना चाहते हैं, जैसे आप पंचम संतान है तो पंचम भाव के लिए करेंगे और विवाह है तो सप्तम करेंगे, नौकरी है तो आप जानते हैं कि दसम भाव करेंगे, विदेश जाना है तो 12वें भाव का करेंगे। तो संबंधित भाव लगन के साथ, लगन तो हर एक के लिए रहेगा। जब हमने भावों के बारे में फैसले कर लिए तो उसके बाद हम उन ग्रहों के आपसी संबंध भी देखेंगे जो गोचर में है तथा जो उन भावों के स्वामी है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लग्नेश, संबंधित भावों के स्वामी और किसी कार्य के लिए नैसर्गिक कारक, ये सभी ग्रह गोचर में कुंडली को प्रभावित करके उचित फल देने में सहायक होते हैं। कई बार आते हैं एग्जाम में, क्या नियम है गोचर के, उसके लिए ये आंसर है। गोचर के लिए अनिष्टकारी स्थान क्या है? गोचर के ग्रह जब 22वें दृश्य कोण में हो, 64वें नवांश में जाए, 85वें द्वादशांश में जाए अथवा किसी भी भाव के मृत्यु भाग से गुजर रहे हो तो वो अनिष्ट कारक होते हैं। मृत्यु भाग वगैरह ये चार सारा चीज हम जूनियर आचार्य में आपको पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान दे देना। गोचर के ग्रह जब जन्म कुंडली के ग्रह के निकटता है, देखिए दशा तो सही आनी चाहिए तभी रिजल्ट आएगा। दशा सही आने पर जब गोचर के अधिकांश शर्तें पूरी हो जाएं तो भाव सिद्धि होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जब गोचर के ग्रह प्रभावित करने वाले जन्म कुंडली के ग्रहों के इतने पास आ जाएं, दोनों एक ही निवास में पड़ने लगे, तो उचित दशा आने पर फल प्राप्ति की संभावना अधिक हो जाती है। क्या अर्थ है इसका? देखो ये हमारी D1 कुंडली है, हमारा D9 कुंडली है। अब देखिए किसी का संतान के बारे में बातचीत हो रही है, तो संतान के लिए बातचीत हो रही है तो D1 का बुध, पंचमेश बुध है। अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं गोचर के ग्रह और जन्म कुंडली के ग्रह की निकटता।
दशा सही आने पर जब गोचर की अधिकांश शर्तें पूरी जाए और भाव सिद्धि होने पर संभावना काफी बढ़ जाता है। जब गोचर के ग्रह प्रभावित करने वाले जन्म कुंडली के ग्रहों के इतने पास आ जाएं, दोनों एक ही निवास में पड़ने लगे, तो उच्च दशा आने पर फल प्राप्ति की संभावना अधिक हो जाती है। थोड़ा सा ये देखना, माना बुध यहाँ पर है और इस कुंडली का जो लगन है 8 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये कुंडली बन जाएगी। और माना बुध जो है 12 डिग्री का है, तो बुध यहां पर जाएगा। अब माना माना गोचर का बुध 10 डिग्री 5 मिनट में हो, देखिए यहां पर जो गोचर चल रहा है इस बुध का, ये ना तो पंचम भाव में चल रहा है, ना जन्म कुंडली में जहां पर पंचमेश है वहां पर चल रहा है, और ये 12 डिग्री का भी नहीं है। परंतु जब ये इस गोचर का ग्रह का आप वो देखिए, गोचर में ये यहां पर आ जाएगा D9 जब इसको बनाओगे तो यहां पर इनका कहने का मतलब है कि जब इसका गोचर ऐसा है कि D9 में संबंध भी बन जा रहा है, तो ये फल दे देगा। या दूसरा, सपोज बृहस्पति है गोचर का कारक है संतान का, और इसका 21 डिग्री में गोचर कर रही है। अब देखिए ये कहां आएगा, ये भी तो यहां आ जाएगा। तो ये गुरु बुध के साथ आ गया, चाहे ये पंचमेश बुध कहीं और भी हो। जब कारक पंचमेश के साथ आ गया तो क्यों नहीं फल देगा। तो यहां पर हमारा ये कहने का अर्थ है, दशा सही आने पर जब गोचर की अधिकांश शर्तें पूरी हो जाए, भाव सिद्धि होने की संभावना कब जाए, जब गोचर के ग्रह प्रभावित करने वाले जन्म कुंडली के ग्रहों के इतने पास आ जाएं, दोनों एक ही निवास में पड़ने लगे। तो आप देखो एक ही निवास में आ गया, तो उचित दशा आने पर फल प्राप्ति की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइए। जी संतान चिंता, जब संतान के बारे में आपको सोचना हो तो पंचम भाव और नवम भाव, संतान प्राप्ति की संभावना से जुड़े ग्रह जब इन भावों के गोचर को प्रभावित करेंगे तभी संतान प्राप्त होगी। लगन, पंचम, नवम भाव और इनके स्वामी। शिक्षा के लिए सामान्यतः द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव देखने की परंपरा रही है। रिसर्च के लिए अष्टम भाव, द्वितीय भाव बचपन से संबंधित है, इसीलिए मात्र चतुर्थ, पंचम और अष्टम भाव, इन भावों को स्वामियों पर ही विचार करना चाहिए। पढ़ाई के लिए नैसर्गिक कारक हैं गुरु तथा बुध, ये याद कर लेना किस चीज के लिए हमने क्या देखना है। ये ग्रह जब इन भावों को प्रभावित करते हैं तो शिक्षा प्राप्त होती है। प्रतियोगिता में सफलता के लिए
प्रतियोगिता में सफलता के लिए कारण नौकरी के लिए लगन, छठा भाव और दसम भाव के साथ एकादश भाव और इनके स्वामी को भी हम लोग देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए देखना हो, आर्थिक समृद्धि के लिए व्यवसाय करना होता है। हर साल व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होता, कभी किसी साल अच्छा जाता है, किसी साल बुरा जाता है। तो व्यवसाय यानी दसम भाव, व्यवसाय से पैसे मिलते हैं तो द्वितीय भाव तथा एकादश भाव पैसों के लिए देखा जाएगा। अब यदि किसी का पार्टनरशिप वाला व्यवसाय है तो सप्तम भाव से साझेदारी का मालूम चलता है। आर्थिक लाभ हुआ है तो कुंडली में पंचम और नवम को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हो गए आर्थिक समृद्धि के लिए? लगन, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश, इन भावों के स्वामी। तो किसी की आर्थिक समृद्धि के लिए पंचम भाव भी जिम्मेदार हो सकता है, किसी के लिए सप्तम भी, किसी के लिए एकादश भी, किसी के लिए द्वितीय भाव भी। इतने सारे भाव हैं, ऐसा नहीं कि एक ही भाव में होगा तो तभी आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी। यदि आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर अलंकार के, सीनियर अलंकार के, जूनियर आचार्य के, सीनियर आचार्य के, तो आप ट्यूशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तथा यदि आप आईकास के भी स्टूडेंट्स हैं तो ट्यूशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाते हैं, आपकी प्रेडिक्शन स्किल भी डेवलप की जाती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ और बेल को भी प्रेस कर दें।